हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी जनरल साइंस की लाइव क्लासेस में, जिसमें कि अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है बायोलॉजी। ठीक है, तो देर ना करते हुए एक बार सारे के सारे लोग, आप लोग जितने लोग आ गए हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, जो आने वाले हैं उन सभी को भी, जो बाद में देखेंगे उन सभी को भी। तो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा, जो हमारा मेन फोकस है वो न्यूट्रिएंट्स पे चल रहा है। देखो मेरी बात सुनना, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आज आपके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बात ये है कि देखो, अगर मैं बायोलॉजी को देखूं तो बायोलॉजी है बहुत ही छोटी सी। हम मेन मेन टॉपिक पढ़ लो, ल्यूसेंट से पढ़ लो, रिहन से पढ़ लो, किरण से पढ़ लो, दुनिया में आपके पास यूनिक यूनिक कोई और किताब हो वहां से पढ़ लो, वो उतना काफी है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सही से पढ़ना चाहते हो, थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा बायो पे टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि मैं टाइम देता हूं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मेरी सुन लीजिए आप अच्छे से, कि भाई देखो, अब रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस को तो आप दुनिया करा रही है। मैं आपको 1000 चैनल गिना दूं जो आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो, 25 में से 15 आ गए, सिलेक्शन पक्का है। 25 में से 22 आ गए तो टॉप भी कर सकती हो। तो ये तो तुम भाई, जो ये झंझटे से तो तुम कहीं भी कर लो। मेरे साथ अगर आवाज वगैरह सही आ रही है ना, तो सीख लो। सीख लोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स। अभी तक हमारा जो मेन फोकस रहा है, जो हमारा मेन फोकस साथियों रहा है, वो रहा है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, पोषक तत्व। कि शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे छोटे से बड़ा होना, रिप्रोडक्शन होना, रेस्पिरेशन होना, या शरीर के अंदर कुछ भी होना, तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आप खाते क्या हो। क्योंकि भाई हर एक चीज के लिए एनर्जी चाहिए, हर एक चीज के लिए बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी तो उनको कम सिंथेसाइज कर पाती है या बना ही नहीं पाती। तो इसीलिए हम जो भी भोजन करते हैं, जिससे हमारे शरीर को कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होते हैं, तो हम उसे शॉर्ट में क्या कह देते थे? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की मोटे मोटे तौर पे न्यूट्रिएंट्स की मोटे मोटे तौर पे 3 कैटेगरी, मतलब 2 कैटेगरी होती थी। एक कैटेगरी वो होती थी जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो हमें मोर क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट। एक वो होती थी जो हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में हमने देखा कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन और खनिज पदार्थ, मिनरल्स को हम कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कहें, जो मैक्रो की बात कहें, तो जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को ज्यादा क्वांटिटी होती है, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रोटीन, जिसे हम प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और एक तीसरी चीज होती है फैट्स। तो अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की 3 ब्रॉड कैटेगरीज देखें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें कौन कौन सी, किस किस टाइप के चाहिए होते हैं, तो एक तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसे हम पढ़ चुके हैं। एक प्रोटीन होते हैं, और आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो तीसरी कैटेगरी होती है उसे पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, विटामिन को हम पढ़ चुके हैं, मिनरल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि एक्चुअल में फैट होते क्या है। तो फैट समझना, जैसे मैंने पहले से आपको समझाता हुआ चल रहा हूं कि भाई, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट देखूं, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट देखूं, तो चाहे कितने भी छोटे से लेके, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट से लेके एक बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट तक, एक छोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट से लेके एक हायर कार्बोहाइड्रेट तक, मतलब अगर मैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो मुझे पता लगता है कि वो एक्चुअल में किसका बना हुआ है? ग्लूकोज आदि का बना हुआ है। वो एंड में जाके किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज वगैरह में जाके टूट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? भाई कार्बोहाइड्रेट जो होते थे किस में टूट जाते थे? ग्लूकोज में। इसी तरह जब मैंने प्रोटीन पढ़ाया, तो मुझे उसमें भी, प्रोटीन्स में भी पता चला कि बच्चे जो प्रोटीन होते थे वो भी एंड में जाके किस में टूट जाते थे? प्रोटीन टूट जाते थे अमीनो एसिड्स में। अमीनो
एसिड्स में, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिएगा कि मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई। प्रोटीन किस में टूट जाते थे, अमीनो अम्ल में, मतलब ये छोटी छोटी यूनिट से मिलके एक बड़े प्रोटीन का निर्माण होता था। तीसरी चीज जो अगर हम फैट की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर ऊपर के दोनों किसी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हैं तो हमारे फैट्स भी जो होते होंगे वो भी किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होंगे। तो फैट जिन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। समझ में आ रही है कुछ बात। शरीर में फैट जब आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं तो इन दोनों चीजों में टूट जाते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब बात आती है ग्लिसरॉल क्या होती है और फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी अम्ल क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी छोटी छोटी यूनिट्स। तो अगर ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, फैट। और जब हम फैट खा लेंगे और हमारी इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन में जब इसका डाइजेशन या पाचन हो जाएगा तो वो किसमें टूट जाएगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो देखो, फैटी एसिड या फैट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लिपिड, लिपिड कुछ याद आया होगा, तो आपको याद आया होगा कि सर लिपिड आपने पढ़ाया था कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका की झिल्ली होती है, ये कोशिका की झिल्ली जो बनी होती है वो फॉस्फो लिपिड बाइलेयर होती है। मतलब फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस और लिपिड का कोई कंपाउंड होता होगा जिससे मिलकर ये क्या बनती है, लिपिड बनते हैं। तो देखो, लिपिड एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, एक बहुत बड़ी टर्म होती है जिसके अंदर कई सारी चीज आ जाती हैं। इसके अंदर फैट या फैटी एसिड्स भी आ जाते हैं, फैटी एसिड्स। इसके अंदर स्टीरोल्स भी आ जाते हैं, स्टीरोल्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो आप लेते हैं, मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो पाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, लिपिड के अंदर। तो आपको फैट और लिपिड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिपिड मान लो एक स्कूल है और फैट उसके अंदर चलने वाली एक क्लास है। तो जो लिपिड है वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, जबकि फैट उसी के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, फैट से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में फैट होता क्या है। तो अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि जब मैंने केमिस्ट्री की क्लास कराई थी तो वहां मैंने एक फैटी एसिड वाली चीज कुछ करके कराया था, फैटी एसिड्स करके कराया था ना, कि भाई कुछ फैटी एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इस तरीके की चीज होती थी ना। चलिए, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा कि फैट का दूसरा नाम जो होता है वो ट्राइग्लिसरीड भी होता है। क्या होता है, ट्राइग्लिसरीड, जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है या जो इसमें साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है इसका दूसरा नाम, ट्राइग्लिसराइड। इस ट्राइग्लिसराइड को मैंने कहा कि ये एक ईस्टर होता है। मैंने क्या कहा, ट्राइग्लिसराइड जो होता है ईस्टर होता है। मैंने आपको ईस्टर भी बता रखा है कि ईस्टर क्या होता है। अब ईस्टर की बात आ जाती है कि ईस्टर होता क्या है, नहीं पता किसी को तो वो मैं बता दे रहा हूं। तो देखो, मान लो ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है मेरे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इथेनोइक एसिड। एक मेरे पास क्या है, C2H5OH, ये क्या है, एल्कोहल। जब ये दोनों मिले तो ये बन गया CH3COO C2H5। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन हट गई और इसके साथ ये वाला पार्ट लग गया, ये OH ग्रुप और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना दी, H2O। ये वाला जो हिस्सा रहेगा, फिर से अच्छे से सुन लीजिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आप मत सोचना कि क्या पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें कि COOH ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं इथेनॉल की बात करूं,
अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, ये क्या है मेरे पास, एल्कोहल है, इथेनॉल है, दो कार्बन कंपाउंड है। तो मैंने क्या कहा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और इथेनॉल एल्कोहल मिलते हैं तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। कैसी स्मेल होती है, अच्छी सी स्मेल होती है, एरोमा वाली स्मेल होती है। यही वो कंपाउंड होते हैं जिसमें से अगर आप उसको महक लोगे ना, आप आम, केला, जब आप आम लेते हो या आप एप्पल लेते हो, एप्पल एप्पल की एरोमा आती है ना, एक उसके अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब बच्चे ईस्टरी होते हैं। इसको मैं बोलूंगा इथेनॉइड, इसको मैं क्या बोलूंगा, इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड। ये इथाइल ग्रुप हो गया और इसको मैं बोल दूंगा इथेनॉइड। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, याद हो जाएगा, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। और ये क्या हो जाता है, पानी। तो ये होते हैं ईस्टर। तो कहने का मतलब आपको याद रखने की क्या जरूरत है बेटा, जिसकी फॉर्म रिजेक्ट हो गया बाबू, वो मेल करो, ट्वीट करो, लगभग 1 करोड़ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो आप सब लोग कुछ करोगे तभी तो एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो ईस्टर होते हैं वो किस किस के मिलने से बनते हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से बनते हैं। देख उधर ध्यान से देखिए क्या है, किसी को ब्लॉक, ये चंदू ठाकुर ठप्पल, इसको ब्लॉक करो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल दोनों, मतलब एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होने से हमेशा क्या बनेगा, तुरंत याद रख लीजिएगा, हमेशा क्या बनेगा, ईस्टर। तो ईस्टर समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, ट्राइग्लिसराइड ईस्टर होते हैं, ठीक है। ईस्टर होते हैं किस किस के ईस्टर होते हैं, एक ग्लिसरॉल के, किसके होते हैं, एक होते हैं ग्लिसरॉल के और एक होते हैं 3 फैटी एसिड्स के। कहने का मतलब कि जब 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल ये दोनों मिलते हैं तब एक ट्राइग्लिसरीड बनता है, या मैं क्या कहूं, तब क्या बनता है, एक फैट मॉलिक्यूल बनता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा था कि भैया जो ट्राइग्लिसरीड होते हैं वो ईस्टर होते हैं। किस किस के ईस्टर होते हैं, ग्लिसरॉल के और 3 फैटी एसिड, 1 2 3। यहां पे होती है ग्लिसरॉल। मान लो ये बैकबोन क्या है, ये जो मैंने गाढ़ा सा बना दिया ये किसी की बैकबोन है। इसके साथ पहला कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड जुड़ गया, दूसरा फैटी एसिड जुड़ गया, तीसरा फैटी एसिड जुड़ गया, और ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना जिसकी शेप कैसी है, ई, जैसे ई होती है ई फॉर एलिफेंट, इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइग्लिसराइड। जो किसका नाम होता है, वसा का दूसरा नाम होता है, फैट का दूसरा नाम होता है। यहां तक कोई दिक्कत, फिर से मेरी बात समझ में आ रही है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब एक चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, यहीं पे मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से एल्कोहल कौन सी है। अभी मैं क्या कहा था 5 मिनट पहले कि ट्राइग्लिसराइड एक ईस्टर होता है। मैंने ये भी बताया कि जो ईस्टर होता है वो हमेशा एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ट्राइग्लिसराइड जो कि एक ईस्टर है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनाए, तो आपको बताना चाहिए कि गुरुदेव ये बताइए, जैसे मैंने पूछा कि बच्चा इसमें क्या एल्कोहल कौन सा है, ये आपको बताना है। एल्कोहल कौन सा है ये आप मुझे बताइए। एल्कोहल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ग्लिसरॉल, पीछे नाम के आगे क्या लग रहा है, ऑल। और मैंने बताया था कि जो एल्कोहल होती हैं, जो एल्कोहल होती हैं, इनकी जो सफिक्स होता है, इनके सबसे पीछे जो लगता है उसे क्या बोलते हैं, ऑल। और इसमें तो नाम में एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान करनी हो तो भैया इसके तो नाम में एसिड है, इसमें टेंशन क्या है। तो जो ग्लिसरॉल होती है वो होती है आपकी एल्कोहल, ठीक है। अब बात करेंगे भैया ग्लिसरॉल क्या होती है, एक एक चीज देखेंगे और एक एक चीज देख के हम उसके बारे में उसका पूरा घटना चित्र बना लेंगे, मतलब उसका पूरा ऑपरेशन कर लेंगे कि एक्चुअल में होता है क्या, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए। तो ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मतलब एक ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। सब प्ले लिस्ट में है। चलिए ग्लिसरॉल की बात करते हैं। ग्लिसरॉल होता क्या, ग्लिसरॉल, इसको आप ग्लिसरॉल भी कह सकते हो,
ठीक है, इसको आप ग्लिसरीन भी कह सकते हो। ग्लिसरीन, आपने कभी एक ग्लिसरीन की बोतल आती है मुंह धुलने के या मतलब चेहरा वेहरा साफ करने के, एकदम बढ़िया मलूक दिखने की, वो आती है ना ग्लिसरीन की बोतल आती है, आपने देखा होगा लोग उसमें अपने उसमें पर्सनल केयर में इस्तेमाल करते हैं। इसको ग्लिसरीन भी कह सकते हैं, ग्लिसरीन, इसको ग्लाइसरीन भी कह सकते हैं, राइन RINE भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा इसको आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। ग्लाइसरॉल भी कह सकते हैं, ग्लाइसरीन भी कह सकते हैं, ग्लिसरीन भी इसको कह सकते हैं। अब ये है क्या वो देख लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसके साथ भी OH, इसके साथ भी OH, इसके साथ भी OH। ठीक है, कितने, हाँ, नकली आंसू के लिए भी प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छे। एक्चुअल में ग्लिसरीन की एक क्वालिटी होती है बहुत अच्छी, इस क्वालिटी को बोलते हैं ह्यूमेक्टेंट। क्या बोलते हैं? ह्यूमेक्टेंट। अब कहोगे सर ये क्या टेंट और बरसाती पढ़ा रहे हो ह्यूमेक्टेंट, तो ह्यूमेक्टेंट वो चीजें होती हैं जो गीला करती हैं, वेट करती हैं। वेट मतलब समझती ना, गीला करती हैं। तो आंखों में लगा लोगे, आंखें गीली हो जाएंगी, मतलब आंसू आ जाएंगे, है ना। हाँ, साबुन वगैरह बनाने के भी ग्लिसरीन की शॉप, ये जो पियर्स होती है, जो जो पारदर्शी होती है ना, जो ट्रांसपेरेंट सोप्स होती हैं जैसे कि पियर्स वगैरह, वहां क्या होता है? ग्लिसरीन पाई जाती है। ठीक है, एक OH, एक OH, OH। अब इसको देखो, एक, दो, कितनी OH है? तीन। कार्बन कितने हैं? तीन। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन वन, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1 2 3 प्रोपेन ट्राई हाइड्रोक्सी या ट्राईऑल, प्रोपेन ट्राईऑल। इसके कई सारे नाम आप रख सकते हो, जिनमें से कुछ नाम और बता दे रहा हूं जो इसके नाम पड़ जाते हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल या 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्योंकि 1 2 3, 3 माने ट्राई और हाइड्रोक्सी क्या होती है? OH। तो इसके आधार पर आप इसके नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको ये चीज तो पता ही चल गई कि जो ये आपकी ग्लिसरीन होती है उसका एक्चुअल में काम क्या होता है कि वो एक बैकबोन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बैकबोन प्रोवाइड करती है, जिससे फैटी एसिड जुड़े रहते हैं। ग्लिसरीन क्या प्रोवाइड करती है? बैकबोन। क्योंकि आपको पता है कि जो ट्राइग्लिसरीन होती है या ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो ईस्टर होते हैं, तो अल्कोहल का होना अपने आप में जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इसका काम क्या क्या होता है। तो फिर से समझ लीजिए, ये एक कलरलेस, ना तो इसके अंदर रंग होता है कि रंगहीन, एक ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब ना इसके अंदर गंध होती है, गंधहीन, ना तो इसके अंदर से कोई गंध आती है, ना ही इसके अंदर से कोई रंग आता है, और साथ में ये नॉन टॉक्सिक भी होता है, मतलब गैर विषैला होता है, जहरीला नहीं होता। ठीक है, गैर विषैला होता है, जहरीला नहीं होता। प्रोवाइड बनता क्या क्या है? जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं या जितने भी फैट मॉलिक्यूल होते हैं उन सबकी बैकबोन बनता है। क्या बनता है उन सबकी बच्चा? बैकबोन बनता है उन सबकी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको पहले बता चुका था। अब इसके बारे में बात आती है, अब आपको यह भी पता है सिंपल सी बात कि अगर जब ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल से बन रहे हैं तो डाइजेशन के बाद वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट भी जाएंगे। ठीक है, इसके यूज लिख लीजिए ग्लिसरीन के। एक तो अभी मैंने बताया किसकी तरह काम करता है? ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ह्यूमेक्टेंट, गीला करने के काम आता है। आर्टिफिशियल आंसू, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम आंसू होते हैं ना, आर्टिफिशियल आंसू, या उन्हें क्या कह सकते हैं, वाले आंसू जो होते हैं घड़ियाली आंसू, उसमें काम आता है। सेकंड कहें तो इसको चीनी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी होती है ना शुगर, शुगर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज आप याद रखिएगा यहां पे बहुत अच्छे से, शुगर की तरह अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो देखो, अगर आप सुक्रोज खाते हो, आपको पता है आपकी शुगर में क्या होता है? सुक्रोज होता है। जो आप डेली शुगर खाते हो, चाय पीते हो या कुछ भी करते हो, अगर आप जो चाय पीते हो उसमें सुक्रोज होता है तो इससे क्या हो जाती है? डेंटल कैविटी हो जाती है। उस दिन मैंने बताया था दांत खराब हो जाते हैं,
लेकिन अगर आप चीनी में ग्लिसरीन, चीनी की जगह ग्लिसरीन का इस्तेमाल करोगे तो भैया डेंटल कैविटी नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया ग्लिसरीन को असर नहीं करता। वो किस पे असर करता है? सुक्रोज वाले चीजों पे असर करता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपको खुजली वगैरह किसी को हो जाती है, खुजली ईचिंग वगैरह हटाने के लिए भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्लिसरीन की सोप होती है, ग्लिसरीन के साबुन होते हैं, साबुन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, सोप की तरह, जैसे कि पियर्स, जैसे कि पियर्स। ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अभी आप जितना बना पा रहे हो इसको बनाते रहो। एक इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है उसको देख लेते हैं, इसका यूज, कि जो ग्लिसरीन होती है इसका यूज कहां कहां होता है। तो उसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट यूज पढ़ रहे थे, तो एक नया यूज लिख लीजिए इसका। आपने आजकल ई सिगरेट देखी होंगी, किसी ने देखी है? ई सिगरेट, सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है? ई सिगरेट, ठीक है। जो ई सिगरेट होती है उसकी बात करेंगे आप, ठीक है। ई सिगरेट जो उसमें कैसी होती है, वो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो मतलब ऐसे उसमें माचिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऐसे चल जाती है, ठीक है। तो जो ई सिगरेट होती है उसके बारे में बात करें तो देखो बच्चा, ई सिगरेट में एक तो ई लिक्विड होता है। क्या होता है? एक ई लिक्विड, मतलब जो तंबाकू होता है, जो निकोटीन होती है, ठीक है, जो निकोटीन होती है, जो तंबाकू होता है ई सिगरेट में, वो ई लिक्विड की फॉर्म में होता है। और देखो, अब अगर ये लिक्विड है तो शरीर के अंदर कैसा जाएगा? पहले पहले क्या करेगा ये? गौरव, तुम आज फिर बदतमीजी कर रहे हो, कैसे बना के दिखा दूंगा मैं सिगरेट? ना मैं सिगरेट पीता, ना सिगरेट को बढ़ावा देता, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो ई लिक्विड है भाई, ये तो द्रव है। अब द्रव तो आप लोगे नहीं, आप उसको किसकी फॉर्म में लोगे? वेपर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लोगे? वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में। तो इसका मतलब इसको जलाने के लिए कोई चीज भी चाहिए, तो जलाने का जो काम करती है वो करती है कैंथल। कभी नाम सुना है इसका? कैंथल। ये क्या होता है? कभी आपने इसका नाम सुना है कि ये कैंथल क्या होता है? बताइए, इसका नाम सुना है कैंथल? ये बेटा एक वायर होता है, एक तार होता है वायर, जो इलेक्ट्रिकली जल जाता है। इसका हाई टेम्परेचर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एलॉय होता है। क्या होता है? एलॉय। किस किस का एलॉय होता है? ये होता है आयरन का, क्रोमियम का और एल्यूमिनियम का एलॉय। आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम का एलॉय लगभग 60 से 62% ये होता है। लगभग क्रोमियम इसमें 20 से 30% पाया जाता है, और बाकी इसमें 4 से 8% क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। फिर से समझ लीजिए, एक कैंथल नाम का वायर होता है। कैंथल, ये कोई कंपनी थी जिसने सबसे पहले इसका पेटेंट लिया था। कैंथल नाम का वायर। इस सुधीर गुप्ता को ब्लॉक क्यों नहीं करते हो? 1 घंटा हो गया इसे, क्यों बैठे हो आप फिर? तो कैंथल जो वायर होता है, इस कैंथल वायर की मदद से जब ये गर्म हो जाता है तो गर्म होने से ई लिक्विड क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। और जो यूजर होता है इसके अंदर ये सोख लिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये जो आपने बता दिया कि जो ये ई लिक्विड होता है इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है, तो इसको लिख लीजिए। एक तो होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। प्रोपिलीन ग्लाइकोल एक्चुअल में इसी का रूप है, बस उसमें 2 OH होती हैं। जैसे इसमें 3 OH होती है ना ग्लिसरॉल में, ट्राई हाइड्रोक्सी, वो डाई हाइड्रोक्सी होती है। प्लस इसमें ग्लिसरॉल होता है, प्लस इसमें क्या पाया जाता है? ग्लिसरॉल, प्लस निकोटीन। प्लस क्या पाया जाता है? निकोटीन, जिसके लिए सिगरेट का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी चीज इसमें फ्लेवर, फ्लेवर वगैरह जो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यही काम हुक्के में होता है। हुक्का पीते हैं ना, वो जो आजकल हुक्का बार है ना, वो वाला जो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, ये जो सब चीजें होती हैं, तो इन सब में ई लिक्विड होता है। वो ई लिक्विड गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम, मतलब गर्म होकर ये क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगी। और भाप बनने से जो द्रव होगा जिसके अंदर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, तंबाकू के अंदर जो पाया जाता है निकोटीन और फ्लेवर, अलग अलग तरीके के जो फ्लेवर होते हैं, ये सब शरीर के अंदर आराम से चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए शाबाश। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने आपको ई सिगरेट भी पढ़ा दी भाई, नई चीज चल रही है मार्केट में, पूछ लिया जाए किस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा मैं बोल तो हिंदी में रहा हूं, ठीक है,
चलिए शाबाश। एक इसका एक और होता है नाइट्रोग्लिसरीन। जितने इसके अच्छे काम है उतने बुरे काम भी है इसके। नाइट्रोग्लिसरीन, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है एक एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिलेटिन वगैरह में। जो ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन एक एक्सप्लोसिव कह लो या इसको विस्फोटक कह लो, जो विस्फोट एक्सप्लोजन करने के काम आते हैं उसमें भी यूज होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैंने आपको तीन चीजें बता दी। जब हम ट्राइग्लिसरीन पढ़ रहे थे, देखो भैया ऑपरेशन करो एक एक करके, भैया ऑपरेशन होता है तो एक एक करके चीजें कराई जाती है ना। तो ट्राइग्लिसराइड में एक चीज क्या थी, सबसे पहले बताया वो ईस्टर होता है। ईस्टर आपकी समझ में आ गया। फिर मैंने बताया ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का मिश्रण होता है, फैटी एसिड मिलके बनाती है। अब मैंने आपको ग्लिसरॉल भी क्लियर कर दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज पे आते हैं जो हमसे छूट गई, कौन सी, कि यार ये फैटी एसिड क्या होते हैं। जब हम तीनों को समझ लेंगे फिर हम ट्राइग्लिसराइड का रूप भी देख लेंगे एक्चुअल में होता क्या है, जिसको हम इतना पढ़ रहे हैं, जहां तक के लिए हम पहुंचना चाह रहे हैं। चलिए भैया आ जाते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड पे जान लेते हैं, एक बार अच्छे से कर लीजिए। आज बहुत सारी चीजें आपको नई पता चलेंगी, बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं कि एक्चुअल में फैटी अम्ल होते क्या हैं, फैटी एसिड्स होते क्या हैं। देखो कितनी मतलब एक अजीब सी बात है कि हमारी बॉडी फैटी अम्ल मानती है, मतलब जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो किसको करती है, फैटी अम्ल। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं लेते, मतलब हम किसके रूप में लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड वगैरह के रूप में लेते हैं, फैट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, फैट के रूप में लेते हैं। थोड़ी बहुत बफरिंग होगी, यहां से तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। चलिए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं, मैंने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ लॉन्ग एलिफेटिक चेन, विद ए लॉन्ग एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक चेन। अब क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कि भाई जो फैटी अम्ल होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या पाया जाता होगा, COOH। इसके अंदर क्या पाया हो जाता होगा, COOH, ठीक है। अब आ जाता है विद अ लॉन्ग एलिफेटिक चेन। तो बेटा एलिफेटिक वो चेन होती है जिसमें कोई भी रिंग नहीं पाया जाता, नो रिंग। रिंग का मतलब है कुछ भी इस तरीके का नहीं पाया जाता, जैसे बेंजीन वगैरह पाई जाती है ना, कुछ भी इस तरीके का रिंग नहीं पाया जाता। लॉन्ग एलिफेटिक चेन। कौन है वेद पांडे, उनको भी निकालो ना, ठीक है। COOH, देखो वो होते हैं ना मूरख, जो होते हैं ना मूरख को उभरते ही उसको दबा दिया करो वहीं पे, ठीक है, वरना उसको जितना देर रहेगा उतना परेशान करेगा बच्चों को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ लॉन्ग एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक का मतलब समझ में आ गया, ओपन, इस तरह से चलती रहेंगी हर जगह। यहां पे कार्बन मान लो, यहां पे क्या है, कार्बन, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी रिंग नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छे, ये भी समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, ओके। शॉर्ट चेन फैटी एसिड, इसमें कार्बन एटम की जो मात्रा होगी, कार्बन एटम्स की जो मात्रा होगी वो लेस देन 5 होगी, 5 लेस देन और इक्वल टू 5, या तो 5 या 5 से ज्यादा जो कार्बन एटम होंगे वो या तो 5 या 5 से कम होंगे, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। जिसका पहला दिन है, जो अभी नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, ब्यूटेरिक एसिड। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेरिक एसिड। सड़ा हुआ मक्खन होता है ना, ब्यूटेरिक अम्ल, उसमें से जो अम्ल बनता है ब्यूटेरिक एसिड। कार्बन एटम्स लेस देन 5, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, मीडियम चेन फैटी एसिड, NCFA। ये तो शॉर्ट चेन हो गए, छोटे 5 से कम। एक होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड। तो मीडियम चेन फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर 6 से लेके 12 तक कार्बन एटम होते हैं, 6 से लेके 12 तक कार्बन एटम पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड। हाँ एलिफेटिक चेन होती है, इसमें रिंग नहीं बनता है।
तीसरे होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तीसरे क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसमें 13 से 21 कार्बन एटम पाए जाते हैं। कार्बन एटम फिर से समझ लीजिए भाई, 5 या 5 से कम शॉर्ट, 6 से लेके 12 तक मीडियम, और 13 से लेके 21 तक एलसीएफ, और एक होते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, बहुत ज्यादा। इसमें 22 से ज्यादा, मोर देन 22 कार्बन एटम्स होते हैं, 22 से ज्यादा कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। एमसीएफए वगैरह के भी एग्जांपल इतने मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो आते हैं वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड या वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के आ जाते हैं। ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड, अलग अलग तरीके के। ठीक है, जो छोटा सा था ब्यूटेरिक एसिड, जो हमारे डेली रोजमर्रा की बात थी, वो मैंने लिखवा दिया था। हालांकि अगर आप बात करोगे ये चारों के चारों टॉपिक, तो मैं आपको एसिड्स में भी एक बार पढ़ा चुका हूं। मैं एक बार ये एसिड्स में भी पढ़ा चुका हूं। बेटा हिस्ट्री वगैरह भी कर लीजिएगा, ग्रुप डी के लिए तैयार आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि सर ठीक है, आपने पढ़ा दिया कि भैया ये फैटी एसिड्स होते हैं। अब एक तो फैटी एसिड्स आपने इनको बांट दिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है। दूसरी बात करेंगे कि अगर जो कार्बन है, जो कार्बन है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसके आधार पर कितने टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है ना? चलिए नंबर 1, तो नंबर 1 बात करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, जैसे कि डालडा घी। समझिएगा मेरी बात क्या होती है। सैचुरेटेड को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संतृप्त फैटी अम्ल। संतृप्त, देखो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, संतृप्त है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, और कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? अगर बच्चा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो भैया हम उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। असल में ज्यादातर इनका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि इन्हें स्टोर करने में आसानी होती है, इन्हें स्टोर करने में, और स्टोर भी कौन सी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। स्टोर भी कौन सी फॉर्म में? ठोस रूप में इन्हें जमा या संग्रहण करने में पड़ती है आसानी। सिंगल बॉन्ड, पूरी तरीके से सेटिस्फाई, कहीं भी कोई और गुंजाइश नहीं है कि भैया इसमें हाइड्रोजन जोड़ सके, उसे हम क्या कह देंगे? सैचुरेटेड फैटिक एसिड। इसके एग्जांपल देख लीजिए, स्टेरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, इसमें 18 कार्बन एटम होते हैं। इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं? 18। स्टीयरिक एसिड, इसका एक क्लास को 5 बजे करना पड़ेगा, वो बफरिंग हो जाते बीच बीच में। ठीक है बाबू, क्या मैं इस क्लास को 5 बजे कर दूं? उससे पता है 2 फायदे होंगे। ये जो बात गए, अभी देखो 1 घंटे अच्छे से चल जाता है ये, उसके बाद में इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, इससे बच जाएंगे। ठीक है, दूसरी स्टेरिक एसिड, इसका एक एग्जांपल हो गया, 18 कार्बन एटम होते हैं। लॉरिक, इसका एग्जांपल हो गया, 12 कार्बन एटम होते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसको लिख लीजिए आप। जो इसका फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड वाले का, वो होता है CH3 CH2N COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड तो होते ही होते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करेंगे? ये लिख लिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अन, इसमें अच्छे से समझिएगा इसको, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये मैं आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, एक बार देखा जाए तो, क्योंकि यहां पे भी जरूरी था। असंतृप्त, मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, इसे और ऑक्सीजन की भूख है, ये और ऑक्सीजन की इसको भूख है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हटाएंगे, देखो अभी यहां पे
दो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको बॉन्ड को हटा दूंगा, इसका हाइड्रोजनेशन कर दूंगा, चलो मैं इसको ऐसे रखता हूं। मैंने आपको याद दिलाया था कि भैया एक हमारे पास होता है निकेल, निकेल एक कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। निकेल किसकी तरह काम करता है? कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। और वहां पे ये क्या बन जाएगा? CH3 CH3 बन जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। मतलब हमने हाइड्रोजन पास की, निकेल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हमने इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाला। अब ये कैसा है? अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, लिक्विड है ये। क्या है? लिक्विड। ये क्या है? लिक्विड। और जब हमने इसके अंदर से हाइड्रोजन पास की तो किसमें बदल गया? सिंगल बॉन्ड में, सैचुरेटेड बन गया, एकल बंधन हो गया। कैसा बंधन हो गया? एकल बंधन हो गया। एकल बंधन हो गया निकेल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो रिएक्शन होती है जो भी आपके सामने है, इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं और ये वेजिटेबल फैट बन जाता है, जिसे हम डालडा घी भी कहते हैं। एनिमल या वेजिटेबल कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अनसैचुरेटेड में समझ जाइएगा कि अनसैचुरेटेड मतलब डबल। अनसैचुरेटेड का मतलब ही क्या हो जाता है? एक सेकंड मार्कर बदल लेता हूं। अनसैचुरेटेड का मतलब ही क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। क्या होती है? बिल्कुल सही, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड ऑयल्स, यहां से भी आप कह सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि देखो, अब एक में दो चीजें लिख रहा हूं, दोनों चीजों को आप ध्यान से देखिएगा और इसका हो सके तो नामकरण करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो इसका नामकरण करने की कोशिश कीजिएगा बच्चा जी। इसका हो सके तो नामकरण करने की कोशिश कीजिएगा कि आप इसको क्या नाम। एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा मैं क्या बना रहा हूं वो देखिएगा। ठीक है, ये देखो। अब अगर मैं देखूं 1 2 3 4, अगर मैं इसका नामकरण करूं तो ये क्या हो जाता है? 4 हो गए इसमें। एक बेटा कॉन्सेप्ट सीखो, सीखो, यहां पे किसी में आए ना आए बाहर नहीं जाएगा, पहले सीखो। तो क्या आया? 1 2 3 4, इसमें भी देख लो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, उतने ही हाइड्रोजन है। इसमें कुछ एक चीज दिख रही है ना आपको? क्या चीज दिख रही है? कि यहां पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों एक तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, सिंगल डायरेक्शन में। जबकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। थोड़ी देर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन, वही डबल बॉन्ड, कुछ चेंज नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ऐसी चीजों को बोलते हैं आइसोमर। और ये जो आपकी आंखों के सामने है, तो अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो दो तरह की आइसोमर का इस्तेमाल होती है, उसमें दो तरह की आइसोमर पाई जाती है। इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं? सिस। और इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ट्रांस, ट्रांस फैट बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। जब इसमें दोनों हाइड्रोजन एक तरफ होती हैं तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये थोड़ा बेंड हो जाता है। इसको बोलेंगे 1 2 3 4 सिस टू ब्यूटीन। सिस ब्यूट टूइन भी कह सकते हैं। सिस ब्यूट टू इन। क्यों? इन माने डबल बॉन्ड, ब्यूट माने चार्ज एटम्स है और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन, क्योंकि ये जो है इसको सिस बोल दिया, सिस आइसोमर, और इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ये थोड़ी बेंड हो जाएगी। बेंड क्यों हो जाएगी? ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ फोर्स लगा रही हैं, एक तरफ खींच रही हैं। इस तरीके से समझ लो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये कैसी रहेगी? स्ट्रेट चेन रहेगी। कैसी चेन रहेगी? स्ट्रेट चेन रहेगी।
क्लियर है? ये थोड़ी सी बेंड रहेगी, ये स्ट्रेट चेन रहेगी। तो जो ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो भी भैया हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। क्लियर है? अब इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्या सिस होता है, दोनों एक तरफ लगा रहे हैं, सिस होती है। ये क्या होती है? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बिल्कुल सीधा चलता है, वहां से आप कर लीजिएगा। सिस मतलब झुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां तक इसमें मॉलिक्यूल्स बेंड हो जाते हैं, इसमें क्या रहते हैं? दूसरे वाले में सीधे के सीधे बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। चलिए यहां तक बहुत अच्छी बात है, आपने ये भी जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनके बारे में भी मतलब इनकी भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। अनसैचुरेटेड ऑलिव ऑयल होता है, उसमें मिलता है ऑलिक एसिड। इसी तरह एक लिनोलिक एसिड होता है, कैनोला ऑयल वगैरह में मिलता है लिनोलिक एसिड एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक 2 मिनट रुको और सोचो। यहां तक 2 मिनट रुक के सोचिए, आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए बफरिंग से, एक आध सेकंड रहती है फिर वो चली जाती है, ठीक है? सोचो आपने क्या क्या सीख लिया। आपको ईस्टर पता चल गई, ठीक है भैया। अब तो आपको ग्लिसरॉल भी पता चल गई, ग्लिसरॉल। आपको फैटी एसिड भी पता चल गई। तो इसका मतलब अब क्या होगा? अब आप ट्राइग्लिसराइड बना सकते हो ना, अब आप ट्राइग्लिसराइड बना सकते हैं ना? क्लियर है? समझ में आ रहे हो ना? अब ट्राइग्लिसराइड की बात करोगे ना, चलिए उसी में ले लेते हैं ईस्टर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। तो मैंने क्या बताया था, देखो एक फैटी एसिड मान लेते हैं पैलमिटिक एसिड। कौन सा एसिड? अब इसका मैं वो बनाऊंगा स्ट्रक्चर तो बड़ा अजीब हो जाएगा। पैलमिटिक एसिड, पैलमिटिक एसिड पाम ऑयल होता है उसमें। दूसरा ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड। तीसरा एल्फा लिनोलिक एसिड, एल्फा लिनोलिक एसिड। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है, समझिएगा मैंने क्या बताया कि जो ट्राइग्लिसराइड या फैट होते हैं जिसे हम वसा कहते हैं, जिसे हम वसा करते हैं, वो एक ईस्टर होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, हमने मान लिया, ठीक है। किस किस के मिलके बनता है? 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल। तो ये तो हो गई हमारी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है, OH OH OH, 3 हाइड्रोक्सी होते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सिल होता है ना। तो देखो एक पालमिटिक एसिड, पालमिटिक एसिड अम्ल लगा दिया हमने, दूसरा ऑलिक अम्ल लगा दिया, तीसरा लिनोलिक, तीनों जोड़ दिए, बैकबोन है। जैसे मेरी बैकबोन से मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह इस ग्लिसरॉल की बैकबोन से क्या जुड़े हुए हैं? ये तीनों के तीनों एसिड या तीनों के तीनों फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्राइग्लिसराइड या फैट का एक मॉलिक्यूल। और यही भैया जब मेरे शरीर में अंदर जाएगा तो मेरे शरीर को एनर्जी देगा, मेरे शरीर में जो ये अंदर के इंटरनल ऑर्गन होते हैं इनको बचाने में हेल्प करेगा, देते हैं ना ये जो टिश्यूज होते हैं। अब इसकी पूरी मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। यही जो स्किन से ऑयल वगैरह निकलते हैं ना, जो ऑयलिंग वगैरह होती है, ये भी क्या होती है? ये भी यही ट्राइग्लिसराइड वगैरह ही हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। चलिए शाबाश। अब इनका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। शरीर में जाके जैसे कि हमने प्रोटीन वगैरह का देखा था, होता क्या है इनके साथ वो अभी देख लेते हैं। इस हमारा जो डाइजेशन वाला जो पार्ट है वो भी यहां पर बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मेरी यहां से थोड़ी सी अच्छे से बात समझ लीजिएगा कि आपको पता है कि ट्राइग्लिसरीड, जो ये ट्राइग्लिसरीड या जो हमारे फैट होते हैं, जो हम फैट खाते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड या जो फैट होते हैं जो हम खाते हैं, ये फैट डाइजेस्ट हो जाएगा और डाइजेस्ट होने के बाद में किसमें टूट जाएगा? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड है 3, ये एक एक करके अलग हो जाएंगे। भाई यही अगर ये तीनों फैटी एसिड इससे अलग हो जाते हैं, ये अलग हो गया अलग, ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, तो इसका मतलब चीजें डाइजेस्ट हो गई।
चीजें क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई। तो वहीं से आ गया भैया कि ट्राइग्लिसराइड कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये है हमारी इंटेस्टाइन, समझिएगा ब्लॉक डायग्राम से। इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, तीन हिस्से होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम नाम का सबसे पहला हिस्सा स्टोमक है। स्टोमक से जो हमारा पेट होता है, पेट से खाना जब छोटे छोटे पेट में घुल जाता है, पेट में जो काम हो रहे होते हैं, जो पेट में पेप्सिन वगैरह उसमें रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसके करने के बाद में जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, डाइजेशन की बात कर रहा हूं, पाचन की, तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसे बोलते हैं काइम। और काइम जब इंटेस्टाइन में आ जाता है तो भैया यहां पे इसमें पेट में HCl मिला होता है। क्या मिला होता है, HCl। और जब ये ड्यूडेनम में आ जाता है तो यहां दो चीजें आती हैं, एक तो पेनक्रियास से आता है पेनक्रिएटिक जूस। क्या आता है, पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस, मतलब जो हमारा अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है, उसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम वगैरह घुल के एक साथ आते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेनक्रिएटिक जूस। दूसरी जो चीज होती है जो इसमें आती है वो आती है लिवर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। एक्चुअल में बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, जो वसा के मॉलिक्यूल होते हैं उसका इमल्सिफिकेशन कर देना, पायसीकरण कर देना, क्योंकि ये होता है एसिडिक। और भैया जो ये पेनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं ये एसिड में काम नहीं करते, तो बाइल जूस इसको आके क्या बना देता है, क्षार या बेस। तो कहने का मेरा मतलब क्या हो गया, जो बेस होते हैं, जो बेस होते हैं, बेस, क्षार, ये वसा का, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण, मतलब उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पेनक्रिएटिक बाइल का काम खत्म हो गया, बाइल ने उसको बेस, उसका जो वो था वो बेस बना दिया, मतलब उसको क्षार बना दिया, जो काइम था, जो कि अभी एसिडिक था। क्योंकि अगर एसिडिक माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम होगा, तो पेनक्रियास से जो एंजाइम आए हैं, जो अग्न्याशय से एंजाइम आए हैं, वो अपना काम नहीं करेंगे। तो अब बात आती है कि सर इस पेनक्रियास में ऐसी क्या चीज होती है, मोटे मोटे तौर पे समझाता हुआ चल रहा हूं, समझिएगा कि इस पेनक्रियास में एक्चुअल में क्या चीज होती है जो इसको तोड़ने का काम करती है। तो देखो, लाइपेज, लाइपेज नाम के एंजाइम होते हैं। ये जो लाइपेज जहां वर्ड आ जाए ना, समझ लीजिएगा फैट को या लिपिड को पचाने का काम कर रहा है। ठीक है, बाइल जूस लिवर से आता है बच्चा, वही तो मैं बता रहा था। लाइपेज, लाइपेज प्लस बाइल, लाइपेज प्लस बाइल जूस, ये कहां से आया, पेनक्रियास से, ये कहां से आया, लिवर से। इन दोनों ने फैट को कर दिया डाइजेस्ट, फैट को क्या कर दिया, डाइजेस्ट। फैट डाइजेस्ट हो क्या आपको पता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलग अलग बन गए, फैटी एसिड अलग अलग हो गए। अब जो हमारी ड्यूडेनम होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल सेल, ड्यूडेनम में स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशल कोशिका, जिन्हें बोलते हैं एंटीरोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चा जी, एंटीरोसाइट्स। ये स्पेशल एब्जॉर्ब करने वाले सेल होते हैं। जो अब देखो भाई, खाना पच गया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में पच गया, अब इसको एब्जॉर्ब भी तो करेगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे 12वीं की वो नहीं है ये, डाइजेशन है, 9वीं 10वीं में भी है। पेनक्रियास की हिंदी होती है अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, इधर होता है लेफ्ट साइड में ऐसे, जैसे पत्ती होती है ना पेड़ की, इस तरीके से बना हुआ एक पार्ट। तो एंटीरियोसाइट्स ये स्पेशल एब्जॉर्ब करने वाले सेल होते हैं, अवशोषण करने वाले सेल होते हैं। तो ये जो एंटीरोसाइट्स होते हैं ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में तीन चीजों को पकड़ते हैं वो, ट्राइग्लिसराइड्स को, ट्राइग्लिसराइड्स को फिर से देखो अलग अलग हुए, फिर से बॉडी के अंदर वो दोबारा एक साथ किए गए, ट्राइग्लिसराइड बनाए गए, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल जोड़ा गया इसमें, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना लेती है, और प्रोटीन्स, इन तीनों को एक में पैक किया। जो ये एंटीरोसाइट्स होते हैं ना,
इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंत प्रेद्रव्य जालिका, एंटीरोसाइट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और इन तीन चीजों को पैक किया एक साथ। जैसे मान लो आपको कहीं पे कोई चीजें भेजनी है दूसरी लोकेशन में, तो आपने बेटा सोचो, देखो आपका खाना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपने घर में खाना पकाया, आपके घर वाले कहां पे, खेत पर है, तो आप किसी टिफिन में पैक करके भेजोगे, मेरी बात समझना। उस टिफिन में ऐसा तो है नहीं आप रोटी रखोगे, रोटी के साथ आप सब्जी भी रखोगे, सब्जी के साथ हो सकता है अचार भी रखो। इसी तरह जब आपके शरीर के अंदर वसा, वसा जिसे हम फैट कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, वो चली गई, चले जाने के बाद में ये कुछ एंजाइम होते हैं, लाइपेज और बाइल जूस ने हेल्प की, लाइपेज वगैरह ने उसको डाइजेस्ट किया। अब डाइजेस्ट करने के बाद में मान लो वो आपके घर का रोटी बन गई, अब उसको आपके घर पे खेत तक पहुंचाना है, पापा अगर खेत पर काम कर रहे हैं तो वो खेत तक पहुंचाना है, तो आप कैसे करोगे, उसको पैक करोगे टिफिन में। 3 खाने वाला टिफिन होता है, तो ऐसे मान लो 3 खाने वाले में आपने 3 चीजों को पैक कर दिया। किसने पैक किया, एंटीरोसाइट्स, अवशोषण करती हैं, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। उसने जब इसको पैक कर दिया तो पैक करके एक चीज बनी जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। पैक करने के बाद में कौन सी चीज बनी, काइलोमाइक्रोन्स। ये टिफिन जो तैयार हुआ, एक तरीके से मान लो एक बस तैयार हो गई, इस बस में बैठ के तीनों की चीजें चली जा रही हैं और इसको बोल रहे हैं काइलोमाइक्रोन्स। अब एक बात बताओ, इन चीजों को कहां कहां तक पहुंचाना होगा, इन चीजों को लिवर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि लिवर वगैरह स्टोर करके रखता है, ठीक है। इन चीजों को एडिपोज टिश्यू, क्योंकि भैया ये जो आपकी ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होती हैं, फैट होती हैं, ये यहां पे भी तो जमती हैं, एडिपोज टिश्यू, जो ये हमारे एडिपोज जो अंदर के मांस होता है जो आपको मोटा करता है ना, तो ये एक तरीके की बस मान लो या इसको रथ मान लो, जिस पर ये बैठकर तीनों की तीनों चीजें जा रही हैं, टिफिन मान लो इसको। काइलोमाइक्रोन्स ये शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देता है, जैसे कि यकृत, एडिपोज या स्केलेटल टिश्यू वगैरह जो होते हैं, उन सब तक इन सारी चीजों को पहुंचा देता है। क्लियर है भैया? अब ये 5 बजे हुआ करेगी क्लास, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बात करेंगे, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और पढ़ लो, अच्छी चीजें हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे तो कोई इतनी भारी बात नहीं पड़ जाएगी। मुझे पता है कि मैं कितने डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। हाँ, काइलोमाइक्रोन ये शरीर के बाकी हिस्सों में इन सारी चीजों को पहुंचा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा जो लिवर होता है हमारा, लिवर, यकृत बोलते हो जिसे आप, कलेजी, ये जो लिवर होता है ना, लिवर ये स्टोर भी कर सकता है फैट को, जमा भी कर सकता है, और ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो होते हैं, फैट जो होता है ट्राइग्लिसराइड जिसे मैं कह सकता हूं, इसको सिंथेसाइज भी कर सकता है, इसका संश्लेषण भी कर सकता है, इसको सिंथेसाइज भी कर सकता है। ये अच्छे से समझ लेना हमारा जो लिवर होता है। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी कुछ दिनों पहले कि भैया कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे जब हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, वृक्क, किडनी, जब हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तब हमें फैट से भी ऊर्जा मिलती है, और लगभग इससे डबल मिलती है। इसके एक 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है, और फैट जो वसा होती है उससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है पर ग्राम। लिख लीजिए, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम फैट से मिलती है। तो जब हमें कभी एनर्जी की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं वो समझिएगा। तो देखो, आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, कभी पढ़ा है आपने, जब आपके रक्त में, ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। क्या हार्मोन होता है? इंसुलिन। पढ़ा है ना? ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये संदेश देता है कि भाई ब्लड की, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, उसे कंट्रोल करो, उसे किसी और चीज में, ग्लाइकोजन वगैरह में कन्वर्ट करो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? इसी तरह जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती, ग्लूकोज आपके शरीर में नहीं होता, इसका मतलब आपको एनर्जी की जरूरत है और ग्लूकोज आपके पास है नहीं,
तो भैया आप करोगे क्या, तब शरीर इस फैट से एनर्जी लेने की कोशिश करेगा। और जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकागोन। जब आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होता है, मोर मात्रा में होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। जब आपके शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है, एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन। तुम लोग बात करते रह जाओगे और तुम एक दिन आके रोगे, यहां पे बता रहा हूं इसी कमेंट में कि सर जब पढ़ लेते अच्छे से तो फायदा रहता, अभी तुम्हें ना कि उसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, तुम यही कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, तो अब जब जैसे ये हार्मोन ग्लूकागोन ने खबर करी, ग्लूकागोन ने, तो वही लाइपेज नाम का एंजाइम दोबारा से सक्रिय हो जाता है, और जो हमारे लिवर वगैरह में या बॉडी में जहां भी ग्लिसरीड होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना जो एंटीरोसाइट्स होते हैं वो दोबारा से किसमें पैक कर देते हैं फैटी एसिड्स को, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। ये दोबारा से ट्राइग्लिसराइड को किसमें बदल देता है, ग्लिसरॉल वगैरह में बदल देता है, फ्री फैटी एसिड हो जाते हैं जिन्हें हमारी बॉडी यूज कर लेती है। अब भैया इनसे डिसीज भी होती है, फैटी एसिड से कुछ बीमारियां भी होती हैं। आपने एक बीमारी पढ़ी होगी कि जो हमारी आर्टरी होती है, जो हमारी धमनियां होती हैं, आर्टरीज, ARTERY, आर्टरी जिसे हम क्या बोलते हैं, धमनी, जो कि साफ खून लेके चलती है, O2 वाला खून लेके चलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड लेके चलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी फैटी एसिड्स की वजह से ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, LDL वगैरह करके, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक यहां पे शब्द लिख लो, लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन। ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं ये ट्रांसपोर्ट, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था काइल माइक्रोन्स करके, जो आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, वो भी एक लिपोप्रोटीन होता है। ये ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन होते हैं। तो भैया आर्टरी वगैरह के भी क्या होती है कि ये आर्टरी है, इसमें मान लो पंक्चर हो गया, इसमें फैटी एसिड्स जो LDL वाले फैटी एसिड होते हैं इनमें पंक्चर हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम जैसे कभी कभी हमारी सीवर लाइन होती है चौक हो जाती है, जो हमारी रसोई की लाइन होती है उसमें मम्मी लोग चाय पत्ती या ठीक है, तो जो चाय की पत्ती वगैरह होती है मम्मी लोग क्या करती हैं बच्चा, उसे उसी में डाल देती हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारी सीवर लाइन चौक हो जाती है, इसी तरह हमारी आर्टरी चौक हो जाती है। और आर्टरी पे जब ये बड़ा ये जो पंक्चर था ये बड़ा होता चला जाता है, और जहां से खून जा रहा होता है वो छोटी होती चली जाती है, और छोटी होने से उस पर दबाव पड़ता है, वो बंद हो जाती है, हार्ट डिसीज हो जाती है। उसका नाम जो होता है डिसीज का, उस नाम होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस। ये जो धमनी बंद होती है ना, आर्टरी जो क्लोज हो जाती है, इसका नाम होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। इससे हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, हृदय घात, हार्ट अटैक आने का खतरा वगैरह होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां। अब आपने 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी होंगी कहीं पे या सुनी होंगी, अगर पढ़ी नहीं होंगी तो सुनी जरूर होंगी। ओमेगा 3 एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, आपने ओमेगा 6 फैटी एसिड ये जरूर पढ़े होंगे, उसमें आता है ना क्या नाम है, ओमेगा 6 फैटी एसिड ऐड आते हैं, रिफाइंड वगैरह के ऐड आते हैं ना, उस ऐड में आप लोगों ने जाना होगा कि ओमेगा 6 एसिड खाओ आपको कैंसर वगैरह कम रहेगा, होगा ना। चलिए तो वहीं से ओमेगा एसिड क्या होते हैं, कहीं पूछने लगे कोई आपसे, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो फैटी एसिड के 2 एंड होते हैं, फैटी एसिड के कितने एंड होते हैं, 2 एंड। भाई एक तरफ क्या होता है, एक तरफ तो लगा रहता है COOH, एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसे कह लो अल्फा, शुरुआत बिगनिंग, यहां से कोई चीज की बिगनिंग हुई, इसे कह लो शुरुआत अल्फा। COOH वाले जो आगे का मुंह होता है, मुंह, इसको क्या नाम दे दिया, अल्फा।
जो टेल होती है इसको माउथ मान लो स्टार्टिंग, और इसको पूंछ मान लो टेल। टेल पे क्या होगा CH3, ठीक है। हाँ, ये जो टेल होती है इसको नाम दे दो ओमेगा, इसको क्या नाम दे दो ओमेगा। ये जो पूंछ होती है, जो पीछे का हिस्सा होता है, इसको क्या नाम दे दो ओमेगा। और अगर यहां पे जो तीसरा कार्बन एटम होता है, 1 2 3, यहां पे डबल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड, यहां पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड, तीसरे और चौथे के बीच में, तीसरे कार्बन एटम पे क्या हो, डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलेंगे ओमेगा 3। पीछे से स्टार्टिंग करेंगे, पूंछ की तरफ से। कहां से स्टार्टिंग करेंगे, पूंछ की तरफ से, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और यही डबल बॉन्ड अगर पांचवें मतलब छठे और सातवें कार्बन एटम के बीच में है, यही डबल बॉन्ड, तो उसको क्या नाम देंगे, ओमेगा 6। क्या नाम देंगे, ओमेगा 6 फैटी एसिड। क्लियर है भाई। जहां COOH लगा रहता है उसे अल्फा कह दो, जो उसकी पूंछ होती है उसे ओमेगा कह दो। अगर हम पूंछ से स्टार्ट करें तो ओमेगा, तीसरे पे डबल बॉन्ड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये हेल्थ के बारे में क्या करता है, लेकिन ओमेगा 6 के बारे में कह सकते हैं कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं और बॉडी के लिए लाभदायक भी होता है। फिर से सुन लीजिए बच्चा जी, फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दो एंड होते हैं, एक मुंह एक पूंछ। मुंह मान लो COOH, उसे अल्फा बोल देते हैं। जो पूंछ होती है जहां पे CH3, भाई एक कार्बन खत्म हुआ तो इससे CH3 तो जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक तो इधर बॉन्डिंग हो जाएगी। और पहला इधर से कार्बन गिनना शुरू करो, तीसरे और चौथे कार्बन या छठे और सातवें कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे आप क्या कहोगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड वगैरह जो होते हैं ये सोयाबीन, सनफ्लावर, एग वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, सोयाबीन, सनफ्लावर, माउथ से निकलता है ना अल्फा, तो वही समझ लीजिएगा माउथ। दूसरी तरफ टेल ओमेगा, ये सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, एग्स वगैरह में इस तरह की ये पाए जाते हैं, ओमेगा 6 वगैरह। ठीक है भैया जी, चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब जो 3 पेज है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा बेटा। हो सकता है आप शुरुआत में नहीं आए हो, हम फैट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार क्लास शुरुआत से देखोगे मन से, बिना तेज किए उसे, तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर से बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी कि जो लिपिड होते हैं, लिपिड जिसे कभी कभी आप फैट समझ लेते हो। एक सेकंड, ट्रैक्टर को चले जाने दो। ठीक है, ये एनडीए के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि लिपिड के अंदर फैट भी आ जाते हैं, या फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड जो भी आप कहते हो उन्हें। इसके अंदर एक कंपाउंड होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टीरोल। क्या बोलते हैं, स्टीरोल्स। क्या बोलते हैं, स्टीरोल्स। तो यहां से एक संपूर्ण चीज आ जाती है कि ओल लगा हुआ है तो मतलब ये एल्कोहल होता होगा। क्या होता होगा, एल्कोहल। इसी के अंदर आप कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हो, इसी के अंदर आप पढ़ते हो स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब ये स्टेरॉइड वर्ड समझ के तो आपकी समझ में कुछ आया होगा। आपने पढ़ा होगा कि कुछ एथलीट वगैरह होते हैं वो स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं ना। ये लिपिड वगैरह सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। क्या बनाने के काम आते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं, कोशिका झिल्ली बनाने के काम आते हैं। जो एनिमल सेल्स होते हैं कोशिका झिल्ली बनाने के काम आते हैं। तो आपको दो चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो स्टेरॉल होते हैं ये भी देखो फैट, इसका अलग रूप हो गया तो हमने उसको फैट बोल दिया। इसका कुछ अलग, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते थे, ये अल्कोहल होती है, तो हमने क्या बोल दिया उसको, स्टीरॉइड, स्टीरोल। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है ना, मेल हार्मोन होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, वो क्या है, एक स्टेरॉइड है। इसी तरह हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर दो मटर मटर के दाने सी रखी रहती हैं, वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कभी सुना हो नाम तो,
तो ये भी क्या होते हैं, ये भी बेटा स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। इसी के बारे में अब हम थोड़ा सा जम के पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ जब ये सब कर लोगे ना तो क्वेश्चन कैसे आ जाए, हिला दोगे उन्हें, और नहीं पढ़ोगे तो भैया दिक्कत है, आप हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वहीं से बात करते हैं, तो स्टेरॉयड लिपिड्स के बारे में बात करते हैं, और यहां से बात करेंगे हम स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं। तो देखो, जो ये स्टेरॉल लिपिड होते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं, जिन्हें हम स्टेरॉल लिपिड भी कह सकते हैं। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं, कोशिका झिल्ली बनाने के काम आते हैं, बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है ना, सब उसमें है प्ले लिस्ट में। कोशिका झिल्ली बनाने के काम आते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है भैया जी। दूसरी चीज जो है बनाने के काम आते हैं सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी चीज की कमी हो जाए, कोई चीज ज्यादा हो जाए, तो सेल को सिग्नल देने के काम आते हैं। कोई चीज कम हो जाए, कोई चीज ज्यादा हो जाए, तो सेल सिग्नल काम करने के काम आते हैं। तीसरी चीज, स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। कौन से हार्मोन उत्पन्न करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन। जो स्टेरॉयड वगैरह होते हैं इनको भी ये बनाते हैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज थोड़ा सा याद करिए कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है। मैंने ये भी बताया था कि हमारी त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है। वो जो पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती हैं, यूवी रेज पड़ती हैं, और वो विटामिन D2, कौन सा विटामिन बनाता है, विटामिन D2। तो वो कौन सा स्टेरॉल होता है, वो होता है अर्गोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल। याद है कुछ, अर्गेस्टेरॉल बोला था मैंने कल, याद है कुछ, अर्गेस्टेरॉल करके एक चीज बोली थी ना। इस पे जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, यूवी रेज पड़ती हैं, तो ये क्या बना देता है, प्रो विटामिन D2 होता है, जिसे आप विटामिन डी भी कहते हो। विटामिन D2 का निर्माण होता है पराबैंगनी किरणों का। जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, पूरे 7 घंटे की मेहनत है, 7 आवर्स। 3:15 बजे सोया हूं और बाबू 5:15 बजे उठ गया 2 घंटे में, ठीक है। इसको लिख लेना प्लीज। अर्गेस्टेरॉल नाम का वो स्टेरॉल हार्मोन होता है, लिपिड होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों पे पड़ने से क्या बन जाता है, विटामिन D2, जिसे विटामिन डी बोलते हैं, ठीक है। चलिए शाबाश, ये हो गया। अब बाकी के हार्मोन की बात कर लेते हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। तो देखो, जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका ही पेरीमीटर, उसकी जो परिधि होती है वहां से निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो, ये ग्लैंड मतलब ऐसी थैली जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इससे निकलने वाले 2 हार्मोन होते हैं, एक होते हैं ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, और एक होते हैं मिनीरेलोकॉर्टिकॉइड्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात कर रहा हूं, 2 तरह के निकलते हैं, एक ग्लूको, एक मिनरल। मिनरल मतलब बॉडी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, इन सब का रेशियो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के चलता है। जब हमारी बॉडी में सोडियम कम हो जाता है या सोडियम ज्यादा हो जाता है, ग्लूको की बात आ गई है, तो इसका मतलब अगर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है कभी कभी बहुत ज्यादा, तो उस समय एनर्जी की जरूरत अगर हमें बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो उस समय कौन से हार्मोन निकलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो स्ट्रेस के समय निकलता है, अभी समझ लीजिए, उस हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिसोल। क्या नाम होता है, कॉर्टिसोल। जब हम तनाव में होते हैं तो हमें रिलैक्स करने के लिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमें रिलैक्स करने के लिए कॉर्टिसोल जो होते हैं ये हमें रिलैक्स करते हैं। जब हम किस में होते हैं, तनाव में होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस के समय। मिनरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कभी सोडियम ज्यादा हो जाती है, कभी सोडियम कम हो जाती है, तो इसको बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ये बाबू करता है मिनरल को हमारी बॉडी में मैनेज,
और जो कॉर्टिसोल होता है ये तनाव वगैरह में हमें निजात मिलाता है। क्लियर है, यहां कोई दिक्कत? चलिए दूसरी चीज देखते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो प्लेसेंटा या जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें हम गोनेड बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, दो चीजें समझ लो बाबू। जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये मेनली दो जगह बनते हैं, एक तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर मटर के दाने जैसी, ठीक है। दूसरी जो गोनेड्स या प्लेसेंटा सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड का एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहां से दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक जो ग्लूकोज एनर्जी को नियंत्रित करते हैं, एक मिनरल जो सोडियम पोटेशियम आदि को नियंत्रित करते हैं। सोडियम आदि को नियंत्रित करने वाले होते हैं एल्डिस्ट्रोन, एल्डिस्ट्रोन, और जो स्ट्रेस को नियंत्रित करते हैं वो होते हैं कॉर्टिसोल। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में आ गया? ये हार्मोन भी लिपिड हार्मोन होते हैं। सेक्स हार्मोन में आपको पता है टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी में आता है। प्रोजेस्टेरोन के अंदर फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, लंबे बाल, पतली आवाज, ये सब करने के काम आता है, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स। यहां तक कोई दिक्कत? दो पेज बच गए लास्ट के, इनको और कर लेते हैं, इसके बारे में और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया भैया आप लोग मैसेज कीजिए, इसमें ज्यादा बैटरी नहीं है, 2% बची है, हाँ बैटरी नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। 2% बची है, लाइट वगैरह की वजह से ज्यादा चार्ज नहीं हो पा रहा फॉर्म। अब एक यहां पे समझ में आ गया आपको चीज में, मेल का ऊपर वाला ये नीचे फीमेल से, फिर ये प्रेगनेंसी और ये बाकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। सुबह 5 बजे कल क्लास ये वाली सुबह 5 AM है, तो अभी तक इससे निपट जाएंगे। सुबह सुबह नेट भी अच्छा चलता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, अपने दोस्तों से कराया कीजिए, आप लोगों ने स्टार्ट कराया था, और आप लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग पढ़ो, नंबर नहीं आए तो दिल पे आपके बीतती है, हम 7-8 घंटे आपके लिए लिखे, सब कुछ करें, आप लोग शेयर ना करो तो ऐसा मत समझना कि वादा है बस आप लोगों से, लेकिन कि आप लोगों को कुछ ज्यादा मतलब जब आप लोगों के दिल में कुछ नहीं होगा मेरे लिए भाव, तो मेरे अंदर कहां से आएगा? सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है बच्चा। कल हम लोग इसके आगे का थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम और जितने कैल्शियम क्या काम करता है, सोडियम का क्या काम है, इन सबको बढ़िया से खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में डाइजेशन वगैरह ये सब स्टार्ट करेंगे, 2-2, 3-3 घंटे की। इतनी डिटेल में नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है, ये वो सिंपल बताया, समझाया क्या होता है। अगर मैं बता देता ट्राइग्लिसराइड, समझ में नहीं आता, बस मैंने उसको समझा दिया खोल के, ठीक है ना। तो यही मेरे पास था। थैंक यू वेरी मच, शेयर वगैरह कीजिएगा, और ओके फिर थैंक यू, जय हिंद, क्योंकि बैटरी बीतने वाली है तुरंत।